नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 5 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका एक चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था पीजीबीपी, जिसको आप लोग प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। पीजीबीपी से जुड़ी हुई ये दूसरी क्लास रहेगी। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के चर्चा की थी कि पीजीबीपी का क्या मतलब होता है। जब आप लोग कहते हैं इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर अलग अलग टाइप की इनकम को हम लोगों ने देखा था, अलग अलग सोर्सेज देखे थे जहां से इनकम आती थी। अलग अलग तरीके की इनकम को किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलरली पीजीबीपी के हेड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सेक्शन 28 यानी सेक्शन 28 को चर्चा किया था। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 32 से जुड़ी हुई, माने सेक्शन 32 के अंदर एक बिल्कुल फ्रेश और नया कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द डेप्रीशिएशन। जो डेप्रीशिएशन आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ के आए हो उससे कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा ये, लेकिन आसान रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर समझिएगा। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो सबसे पहली बात, हम लोग सेक्शन 28 के बाद आज क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स? आज हम सेक्शन 32 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 32 पढ़ने वाले हैं जो स्पेसिफिकली आपका डेप्रीसिएशन के साथ डील करता है। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ होता है किसी भी एसेट से। आप सभी जानते हैं कोई भी एसेट है, अगर आप उसका लंबे समय तक एक तरीके से यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से, लंबे यूजेस की वजह से कोई भी एसेट की वैल्यू डाउन होती है, उसकी जो प्राइस है वो कम होती चली जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन कहते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे सेम रहने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो बदलेंगी। जैसे अगर सेक्शन 32 की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। इस बात को आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एसेट। जो आपका कैपिटल एसेट है, उस कैपिटल एसेट की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन आता है, ध्यान रखिएगा किसकी वजह से रिडक्शन आएगा, ये काफी अहम बात है। ड्यू टू द वियर एंड टियर यूजेस एंड पासेज ऑफ द टाइम। ठीक है, समय बीतने के साथ, वियर एंड टियर के साथ एंड यूजेस के साथ एंड एब्सोलेंस के साथ जो भी आपका कैपिटल एसेट है उसका जो प्राइस रिड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? इसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डेप्रीशिएशन कहते हैं। याद रखिएगा डेप्रीशिएशन को यहां पर हम पीजीबीपी के अंदर यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपके इनकम टैक्स की, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर हम लोग ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक ए डिडक्शन। आप सभी पढ़ के आए हो डिडक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के, तो डिडक्शन की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट आपके डेप्रीशिएशन को डिडक्शन की तरह अलो भी करता है, और यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो डेप्रीशिएशन इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, डेप्रीशिएशन को अलाउ किया गया है किसकी तरह? डिडक्शन की तरह। ठीक है, तो दो तीन बातें आपको समझ में आई है। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने ये बात कही कि सर अगर आप डेप्रीशिएशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहां से शुरुआत की है? हम लोगों ने आपके सेक्शन 32 से शुरुआत की है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन इन द वैल्यू। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट की बात हो रही है। अगर आपके पास कैपिटल एसेट है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तीन चार कारण है, वियर एंड टियर हो गया, यूजेज, पैसेज ऑफ द टाइम एंड एब्सोलेंस की वजह से अगर आपके कैपिटल एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको आप लोग डेप्रीशिएशन बोलते हो। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ब्लॉक वाला आएगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर है? उससे पहले आप लोग समझिएगा, ये जो डेप्रीशिएशन है ना, मैंने बताया डेप्रीशिएशन को अलाउ किया जाता है जस्ट लाइक ए डिडक्शन। डिडक्शन की तरह हम लोग क्या कर देते हैं? इसको अलाउ कर देते हैं। किसके अंदर? आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक कंडीशन है, यानी कि बेसिक क्या है? कुछ चार कंडीशन आपको याद रखनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं
आप लोग डेप्रिसिएशन को अलाउ करते हैं। जैसे अगर आप पहली कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन ऑब्वियस सी बात है, जो एसेट है उस एसेट का ओनर है आपका एसएससी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? एसएससी होना चाहिए। भले ही वो पूरे एसेट का मालिक हो, चाहे वो आपका पार्टियली मालिक हो, यानी कि लेकिन मालिकाना हक रखता हो। समझ में आया? जो एसेट है, जिस कैपिटल एसेट की आप लोग बात कर रहे हैं, उस एसेट के ऊपर जो ओनरशिप है, चाहे पार्टियली हो चाहे कंप्लीटली होली, अगर ओनरशिप हो, किसकी होनी चाहिए? एसएससी की होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, किससे जुड़ी हुई है? ये आपकी डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई है। तो पहली कंडीशन एसेट का जो ओनरशिप है किसके पास होना चाहिए? आपके एसएससी के पास होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंप्लीट ओनरशिप है या पार्टियली ओनरशिप है। सेकंड कंडीशन देखिए, एसेट को यूज किया हो, किसमें यूज करना है? पर्पज ऑफ द बिजनेस या प्रोफेशन। क्योंकि हम लोग पढ़ी पीजीबीपी रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही बात करते हैं तो आपका एसेट का जो एक तरीके से कनेक्शन है वो किस पर्पज में यूज हो? या तो बिजनेस के अंदर यूज हो या तो आपके प्रोफेशन के अंदर यूज हो। क्लियर? सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, एसेट फॉल अंडर द प्रिस्क्राइब्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। अब यहां पे आपको काफी कंफ्यूजन होगा, सर ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? ये अभी अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज की क्लास का एजेंडा ही यही रहेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ब्लॉक ऑफ एसेट। यानी कि आपका जो एसेट है वो फॉल होना चाहिए अंडर द प्रिस्क्राइब्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। क्लियर है? इसको क्या बोलते हो? प्रिस्क्राइब्ड ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ये तीसरी कंडीशन थी। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं चौथी कंडीशन की, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एज पर द इनकम टैक्स रूल 1962। इस बात को भी आपको ख्याल में रखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर। हम पढ़ रहे हैं आपका सेक्शन 32 पढ़ रहे हैं, जो किस में डील करता है? डेप्रिसिएशन में डील करता है। डेप्रिसिएशन के अंदर पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा अगर आप इसको अलाउ करते हैं डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कुछ चार कंडीशन है जिनको आपको समझना है। पहली कंडीशन, जो एसेट है उसका ओनर एसएससी होना चाहिए, चाहे वो आपका होली हो चाहे पार्टियली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट का इस्तेमाल पर्पज ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन में होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा एसेट प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए उसके ब्लॉक ऑफ एसेट की कैटेगरी के अंदर। तीसरा हमने देखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एज पर द इनकम टैक्स रूल 1962। इस चीज को आपको ख्याल में रखना। ठीक है? तो समझ में आई, बहुत बेसिक बात है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट आर द बेसिक ऑफ अलाउंस ऑफ द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स, तो आप लोग इन चारों कंडीशंस के ऊपर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट किसका था? ब्लॉक ऑफ एसेट। ये क्या लफड़ा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है आपके सेक्शन 2 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें बेटर वे में समझ में आए। सर आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं और सब सेक्शन 11 की आप लोग बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? हमारे पास एक नई टर्म निकल के आती है, दैट इज द ब्लॉक ऑफ एसेट। एसेट आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने क्या बना दिया? उसका ब्लॉक बना दिया। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब आप लोगों को यहाँ पे समझना है। क्लियर है? तो अभी हम क्या समझेंगे? ब्लॉक ऑफ एसेट को समझेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए हमारे पास दो कैटेगरियां हैं। क्या है? दो कैटेगरी है। ब्लॉक का मतलब ऐसे आप लोग जर्नल सेंस में, जैसे मैंने ये आपका एक ब्लॉक बना दिया, जैसे मैंने आपका ये एक आपका ब्लॉक बना दिया। अब होगा क्या? ब्लॉक के अंदर ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें आप लोग रखते हैं रखिए, लेकिन ये जो भी चीजें आप लोग रखेंगे वो सेम क्लास की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है? किसकी होनी चाहिए? सेम क्लास की होनी चाहिए। सेम क्लास का मतलब जैसे मान लीजिए एसेट मैंने रखा है। अब एसेट आप सभी ने पढ़े हैं, एसेट की क्लासिफिकेशन जब आप लोग करते हैं, एक आपका टेंजिबल एसेट होता है। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर एक होता है आपका टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एक होता है आपका इनटेंजिबल एसेट। तो आपको याद क्या रखना है? आपको रखना है सर टेंजिबल एसेट के अंदर, इनटेंजिबल एसेट के अंदर अपनी अपनी क्लास है, यानी कि टेंजिबल एक में रख देंगे और इनटेंजिबल एक में रख देंगे। अगर आपने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर टेंजिबल को रखा है तो सारे टेंजिबल ही रखिए, ऐसा नहीं है मिक्स कर दिया। ठीक है ना? अगर आपने इनटेंजिबल को रखा है तो आप लोग किसको रख देंगे? इनटेंजिबल को रख देंगे। तो पहली कंडीशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हमारे पास क्या होनी चाहिए? यहाँ पे ब्लॉक का मतलब है, आप लोग कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट। क्या कह देंगे आप लोग? ग्रुप ऑफ एसेट। यानी कि आप लोग यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ एसेट। ठीक है ना? जहां पे आप लोग ग्रुप बनाते हैं ना, किस हिसाब से बनाएंगे? सबसे पहले जो एसेट आपने रखे हैं वो किसके होने चाहिए? सेम क्लास के होने चाहिए। प्लस में जो इनके ऊपर डेप लगता है, यानी कि इनके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगता है, उस डेप्रीशिएशन का जो रेट है ना वो सेम होना चाहिए। यानी कि रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। माने यहाँ पे मान लीजिए आपने 10
आइटम 10 एसेट को रखा है, दसों के ऊपर सेम डेप्रिसिएशन लगा हो, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। अगर ऐसा कह देते हैं तो आप लोग कहेंगे ये क्या बन जाएगा सर, ये आपका ब्लॉक ऑफ एसेट बन जाएगा। माने सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 कहता है ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट। ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, ग्रुप ऑफ एसेट की बात हो रही है, फॉलिंग विद इन द सेम क्लास। किसमें आए, वो सेम क्लास में आए। जैसे टेंजिबल है तो टेंजिबल वाले के अंदर, इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है। एंड हैविंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या होना चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उनके ऊपर लगना चाहिए। सर कैसे पता चलेगा सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेप्रिसिएशन लिस्ट, जिसको आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है, जिसके बिहार पे आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा अलग अलग ब्लॉक के अंदर, वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट जहां पे वो सेम क्लास के अंदर अरेंज किए गए हो, अलोंग विद उनका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी सेम रहे। तो वहां पे जो ग्रुप है ना उसको क्या बोल देंगे सर, हम उसको बोल देंगे ब्लॉक ऑफ एसेट। दैट्स इट, इससे बाहर नहीं जाना। समझ में आई मेरी बात, क्या मैंने बताया। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आपका पीजीबीपी। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम पीजीबीपी की बात कर रहे हैं। पीजीबीपी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, इसकी बात हमने की। और यहाँ पे आज का एजेंडा क्या है हमारा, सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 के अंदर किसको एक्सप्लेन किया गया है सर, डेप्रिसिएशन का एक्सप्लेन किया गया है। और डेप्रिसिएशन उम्मीद करता हूं आपको मीनिंग से लेकर के, और यहाँ डेप्रिसिएशन के अंदर एक शब्द आया है ब्लॉक ऑफ एसेट, वो आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ब्लॉक ऑफ एसेट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, ये आपको क्लैरिटी मिला होगा, आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ना ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप लोग रेट की बात करते हैं, वो रेट आपको गिवन होता है। जैसे ये ब्लॉक है और ब्लॉक का रेट गिवन है, और यहाँ पे क्या क्या एसेट आपको रखना है। क्लियर है, ये भी बात सेक्शन 211 के अंदर लिखी हुई है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं आप सभी के साथ, सर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग भी दो तरीके से यूज होती है, आपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज किया, आपने फैक्ट्री पर्पस के लिए यूज किया, तो उसके ऊपर डेप 5% लगेगा। समझ में आया। अगर आप लोग बिल्डिंग की बात करते हैं, आपने ऑफिस या फैक्ट्री पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो डेप कितना लगा है आपका, 5% लगा है। वही अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपने बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, तो डेप आपका 10% लगेगा। माने ये जो आपका अगर यहाँ पे जैसे बेसिक में बात करूं, अगर आप लोग बिल्डिंग की ही बात करते हैं, तो याद रखिएगा बिल्डिंग को अगर आप लोग किस पर्पस में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दो कैटेगरी में बना देता हूं, ठीक है। एक में डेप्रिसिएशन 5% लगता है, आगे मैं बताऊंगा। एक में डेप्रिसिएशन 10% लगता है। 10% कब लगेगा, जब आप अपनी बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, आप लोग किसके लिए यूज करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो डेप कितना लगता है, 10% लगता है। 5% कब लगेगा, मान लीजिए आपने उसको ऑफिस के लिए यूज कर लिया, या आपने उसको फैक्ट्री के लिए यूज कर लिया। समझ में आया। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। एक बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, दिस इज द एग्जांपल, जिसको आपको अपने जहन में रखना है। अगर आप लोग 15% डेप की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, जर्नल जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर 15% का डेप लगता है। मोटर कार के ऊपर, कंप्यूटर वगैरह के ऊपर आपका 30% का डेप लगता है। सर्टेन एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के ऊपर 40% का डेप लगता है। और इंटेंजिबल एसेट है, जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, इनके ऊपर 25% का आपका क्या लगता है, डेप लगता है। तो कुछ एग्जांपल है जिनको आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन लिस्ट है, 5% बिल्डिंग के ऊपर कितना लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना लगेगा, मोटर कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी वगैरह के ऊपर कितना लगेगा, सर्टेन एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के ऊपर कितना लगेगा, इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, आपका गुडविल हो गया, इन सब पे कितना आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। इन सबको आपको याद रखना है। और इन सबको अगर आप लोग एक बार याद रख लेते हैं, तो आपका एक ब्लॉक तैयार हो जाता है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक सवाल आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने कहा डेप्रिसिएशन। क्लियर है, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हो, तो आप सभी को याद होगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते थे। हम बेसिकली दो पॉपुलर मेथड की बात करते हैं। एक आपका क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड था, ठीक है। आप क्या कहते थे, आप लोग कहते थे ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और दूसरा पॉपुलर मेथड क्या होता था, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या कहते हो आप लोग इसको, रिटर्न डाउन
वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला था, ठीक है। यानी कि आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WDBV के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या था, फर्क ये था कि सर हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप एक बार लग गया ना वो फिक्स हो जाता था, माने कि वही चलता था, क्लियर है। नई वैल्यू कुछ भी हो लेकिन डेप्रिसिएशन फिक्स होता था। ये जो है ये हर बार कैलकुलेट होता था, माने ये चेंज होता रहता था, जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये क्या होता था, चेंज होता था। डेप्रिसिएशन लगा, घट गया, मान लीजिए पहले आपका, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह दीजिए स्ट्रेट लाइन है और एक साइड में क्या है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। दोनों में फर्क समझना। मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है, लेटस से मेरे पास एसेट की कॉस्ट है टोटल 1 लाख रुपए और मैं कह रहा हूं 10%। अगर 10% अगर आप लोग देखिए एसेट की कॉस्ट कितनी है आपकी 1 लाख रुपए है, क्लियर है, और आपने 10% उसके ऊपर क्या लगा दिया, डेप लगा दिया। अगर 10% डेप लगाते हैं तो फर्स्ट ईयर के दरमियान आपकी इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90,000 रह जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे भी सेम ही रहेगा क्योंकि 10% अगर आप लोग डेप लगाते हैं तो यहाँ पे 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 माइनस होएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपकी वैल्यू क्या होगी, 90,000 हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे सेकंड ईयर की अगर आप लोग बात करते हैं ना तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो डेप लग गया वो लग गया, यहाँ पे आपका 10,000 ही माइनस होगा सेकंड ईयर के दरमियान भी, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000 आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेप इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। 90,000 का 10% कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 9,000 होता है। इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, 81,000 बचेगा। अब अगली साल यहाँ पे फिर से 10,000 माइनस होगा, 70,000 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 8100 माइनस होगा, समझ में आया। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड आपके दो मेथड पॉपुलर मेथड थे जिनके बिहा पे आप लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, सेक्शन 32 की बात करते हैं, तो हमारे पास जो यूजफुल होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा, एकदम फ्रेश वैल्यू उसके ऊपर डेप, एकदम फ्रेश वैल्यू उसके ऊपर डेप, समझ में आया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक्ट अलो करता है ओनली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग अलो नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में रख लेना है, समझ में आया। तो कुछ कुछ बातें आपको क्लैरिटी मिला होगा। एक तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर आप लोग ब्लॉक की बात करते हैं तो अलग अलग परसेंटेज गिवन है सभी के लिए, ठीक है। ब्लॉक की डेफिनेशन हो गई है, डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, ये सब बातें हो गई हैं। यहाँ पे ये बात की भी क्लैरिटी हो गया कौन सा मेथड हमें यूज करना है, और थोड़ा सा मैंने रिकैप भी करा दिया है दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। और हम यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर, आईटी के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो कौन से मेथड को चूज करने वाले हैं। अब थोड़ा अगर आपको आगे चलते हैं तो एग्जैक्टली मैं आपको कहूं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल 5 एंड अपेंडिक्स 1, याद रखिएगा दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एक तो रूल 5 आपको लेके चल रहा है, दूसरा आप लोग किसकी बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग किसकी बात करेंगे, अपेंडिक्स 1 की बात करेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। याद क्या रखना है, टोटल हमारे यहाँ पे 4 स्टेप होने वाली है, यानी कि अगर आप लोग इसकी बात करते हैं टोटल स्टेप्स कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। एक बार इन चारों स्टेप को याद रख लीजिएगा, अगली क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो काफी हेल्प होगा। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर पर्टिकुलर ब्लॉक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द जो आपका रिस्पेक्टिव ईयर है, ठीक है ना, जब आपने यूज किया था उस साल जो उसकी कॉस्ट थी उसको आपको क्या करना है, उसमें ऐड कर देना। माने आपने क्या किया, WDBV लगाया, माने आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया और एक वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उस वैल्यू के अंदर आपको ऐड कर देना है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या कहेंगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। ये सेकंड स्टेप रहने वाली है, ठीक है। ये क्या है, आपकी सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको डिडक्ट कर देना है उसकी अगर कोई सेल वैल्यू है, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है, या कोई इंश्योरेंस मनी है, जो भी एसेट सोल्ड और ए डिस्कार्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल उसको डिस्कार्ड किया गया है उसके अंदर से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है उसकी स्क्रैप वैल्यू या फिर सेल वैल्यू, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो ये आपकी पहली स्टेप थी, ये आपकी कौन सी है, दूसरी स्टेप है, और ये आपकी माय डियर फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी, तीसरी स्टेप हो जाएगी। और चौथी स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, द रिजल्टेड अमाउंट क्लोजिंग जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आफ्टर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन होगा, जो आंसर आएगा वो क्या निकल आएगा, आपका डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आया, तो बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्लस में क्या किया एडिशन, माइनस में क्या कर दिया सेल कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको चौथी स्टेप के अंदर लगाना है। चारों स्टेप बिल्कुल आसान है, एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिएगा। आगे जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बात बताई है। समझ में आया? तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन वी विल डेफिनेटली लीडिंग विद अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 एंड अपेंडिक्स 1। चार स्टेप रहेंगी, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, प्लस में ऐड करना है एक्वाजिशन कॉस्ट को, डिडक्ट कर देना सेल्स वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या इंश्योरेंस मनी को। चौथी स्टेप के अंदर डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, प्लस में एडिशन, माइनस में सेल्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और आपको फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक बात और आप लोग छोटी सी नोट कर लीजिएगा, जब भी आप लोग रेट ऑफ डेप्रीशिएशन की बात करते हैं ना, तो अगर आप लोग बिल्डिंग को किस में यूज करते हैं, बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं। अभी बताया था 10% डेप लगेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% डेप लगेगा, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर 40% डेप लगेगा, मोटर कार के ऊपर 15% डेप लगेगा, बुक के ऊपर प्रोफेशनल यूज में 40% डेप लगेगा, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर 25% डेप लगेगा। इनको आपको लर्न कर लेना, याद कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त आपको काफी हेल्प करेंगे। रेट आर इंडिकेटिव एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड मे वेरी इन अपडेट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये जो रेट है भविष्य में बदलाव हो सकते हैं और ये जो रेट हम बता रहे हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर आपको बिल्डिंग की बात करें, अगर बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई तो 10% रेदर देन उसके ऊपर 5% डेप लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% डेप लगेगा, जर्नल यूज में कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर 40% डेप लगेगा, मोटर कार्स के ऊपर 15% डेप लगेगा, बुक के ऊपर प्रोफेशनल जो आपका यूज है उसमें 40% डेप लगेगा, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आपका 25% डेप लगेगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिस्ट रहेगी, इसी के बिहाफ पे मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और है, एसएससी कब क्लेम कर सकता है डेप्रीशिएशन को, उसकी कुछ 3 कंडीशन है जिनको आपको याद रखना। ठीक है, पहली कंडीशन है ओनरशिप की, हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ओनरशिप क्या कहती है, द एसएससी मस्ट बी ओनर, क्या होना चाहिए, ओनर। अब वो लीगल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। पार्शियल ओनरशिप इज आल्सो क्वालिफाई, ये बात कर चुका हूं। को ओनर हो चाहे ओनर हो, ओनरशिप चाहे आपकी कंप्लीट हो चाहे पार्शियली हो, ओनरशिप होनी चाहिए। यूज किस में होना चाहिए उसका, या तो बिजनेस के अंदर यूज हो या तो प्रोफेशन के अंदर यूज हो, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लेकिन अगर इफ यूज्ड फॉर द लेस देन 180 डेज, अगर उसका यूज कितने हुए, 1 साल से 180 दिन से कम हुआ है तो 50% उसका क्या लगेगा, डेप लगेगा। समझ में आया? अगर यूज आपने 180 दिन से कम किया है तो डेप 50% लगेगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना और बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। ये तमाम बातें तो खैर हम अपनी स्लाइड में कर चुके हैं, इतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि ये बातें क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे 1-2 स्लाइड और है जिनको आपको अपने जहन में रखना जरूरी है। जैसे एडिशनल प्रोविजन पढ़ना जरूरी है। एडिशनल प्रोविजन के अंदर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 पढ़ना है, और अगर यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 32 फर्स्ट सेकंड ए पढ़ना है। तो ये कुछ एडिशनल प्रोविजन है। जैसे एक्चुअल कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो कहां पे है, 43 के फर्स्ट के अंदर एक्चुअल कॉस्ट को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब जितने में आपने खरीदा, प्लस में उसके ऊपर कितना एक्सपेंस किया, और माइनस में उसके ऊपर सब्सिडी। समझ में आया? यानी कि आपने एक डेप्रीशिएशन एक एसेट खरीदा, उसके ऊपर एक्सपेंस किया, उसके अंदर से क्या माइनस कर दिया, सब्सिडी माइनस कर दिया, तो जो आपका प्राइस आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा। और इसी के ऊपर आप लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? बहुत बेसिक बात है। एडिशनल डेप्रीशिएशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32(1) सेकंड ए, यहाँ पे क्या है, अवेलेबल द मैन्युफैक्चरिंग और ए पावर जनरेशन अंडरटेकिंग। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड द सेकंड हैंड मशीनरी। आपको थोड़ा याद रखना, अगर आप लोग इसको 180 दिन से कम यूज करते हैं 10% इन द ईयर, देन द बैलेंस विल बी 10% इन द नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक बातें इतनी यूज नहीं होंगी, लेकिन ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके चलना है, याद कर लेना है, एक बार दिमाग में रख लेना है। एक ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, नो डेप्रीशिएशन ऑन द लैंड, जमीन के ऊपर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, पहले वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब यूजलेस है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी। और वैसे पढ़ना चाहे तो एक बार आप लोग अमर गए डेप्रीशिएशन ऑन द
टैक्सेशन और अमलगमेशन में आप लोग एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। फुल वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, देखिए इफ एंटायर ब्लॉक सीजेस टू द एग्जिस्ट, माने ऑल एसेट सोल्ड और डिस्कार्ड, सारे एसेट को अगर आप लोग बेच देते हो तो सेल वैल्यू अगर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू से कम है या सेल वैल्यू आपका रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। समझ में आया? इफ इवन वन एसेट रिमेन डेप्रिसिएशन कंटिन्यू ऑन द ब्लॉक, इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। एंड इफ द एसेट इज पुट टू द यूज फॉर द लेस देन 180 डेज, तो आपको कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 50% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन ऑन द इंटेंजिबल एसेट, और ये कुछ लीडिंग केस है, जुडिशली लीडिंग केस है जिनको हम लोग अपने आने वाले वक्त के दरमियान डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास ये सेकंड क्लास थी जहां पे कुछ हम लोगों ने डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई बातें की। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।